Hello everyone, so we will continue our daily MCQs series, Fatafat series for 2021 aspirants, UPSC aspirant. तो इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो हमेशा की तरह वी विल कवर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स. सो लेट स्टार्ट आवर series. So here you have your question number 1. What is soil solarization? आपको बताना है soil solarization का मतलब क्या होता है. Your options are method of heating soil by covering it with transparent polythene sheet during hot periods to control soil-borne disease. Second option, a process of bringing in frozen soil in sub-polop regions into cultivable land using solar energy. Your third option is it refers to the use of silica present in soil to harness solar energy. Fourth option is a technique involving fusion of hydroponics and polyhouse cultivation to increase crop productivity. Think about it. Mention your answer in the comment box. I hope आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है. Let us see what is the right answer, and the right answer is option number A. इसका मतलब सॉइल सोलराइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ हीटिंग सॉइल बाय कवरिंग इट विद ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट ड्यूरिंग हॉट पीरियड्स टू कंट्रोल सॉइल बॉर्न डिजीज़. तो बेसिकली क्या होता है, आपकी जो सॉइल होती है, राइट, सपोज ये आपकी सॉइल है, तो इसको नीचे से हीट किया जाएगा, राइट. इसको हीट, अब हीट ज़रूरी नहीं है कि नीचे से ही किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा चाहे कंडक्शन के मेथड से चाहे कन्वेंशन के मेथड से. और ये जो सॉइल है इसको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से कवर किया जाएगा. और ये क्यों किया जाएगा? ताकि जो आपकी सॉइल की वजह से जो डिजीज़ आपकी होती हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं, उनको कवर किया जा सके, राइट. जो डिजीज़ एलिमेंट्स हैं वो इस पॉलीथीन को एक्सीड ना कर सके और यहीं पर सस्टेन करें. सो दिस इज़ कॉल्ड सॉइल सोलराइजेशन. Soil solarization is an environmentally friendly method of using solar power for controlling pests such as soil-borne pathogens including fungi, bacteria, etc. Right? तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया, ये आपका एक प्लास्टिक शीट है, पॉलीथीन शीट है, जिससे सॉइल को कवर किया जा रहा है. और सॉइल जो है वो हीट हो रही है बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी. और ये जो हीटेड सॉइल है, सौरभ बात करना इनसे कौन है, इससे बात करना कौन है? दोबारा कॉल कर लो इसको. तो ये जो सॉइल है इसको हीट किया जाता है और हीट करते वक्त ये जो पॉलीथीन शीट है इससे इसे कवर कर दिया जाता है, राइट. इट इज़ अ एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड. तो आपको इसमें पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल पेस्ट सच एज सॉइल बॉर्न पैथोजेंस इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया, एटसेट्रा अलॉन्ग विद वीड एंड सीड इन द सॉइल बाय मल्चिंग द सॉइल एंड कवरिंग इट विद द ट्रैप यूजुअली विदाउट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर टू ट्रैप सोलर एनर्जी. तो बेसिकली आपको ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है. जो भी सॉइल में, ये जो सॉइल है इसमें जो भी आपके फंजाई प्रेजेंट हैं, जो भी पैथोजेंस प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, वीड्स जो प्रेजेंट हैं, इनकी वजह से जो डिजीज़ जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. Let us move to our next question. Which of the following provision is or are provided under the Representation of People Act of 1951? Your first option is allocation of seats in Parliament. Second option is delimitation of constituencies. This is constituencies. Registration of political parties. You have to select the correct answer. Your option A is 1 and 2 only. Second option is 2 and 3 only. Third is 3 only. And the last option is all of the above. So you have to identify the correct option and you have to mention that in the comment box. Let us see what is the right answer, and the right answer is C option. इसका मतलब इसमें केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत है. केवल और केवल 1951 में आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलती हैं, डिलिमिटेशन नहीं देखने को मिलता है और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट भी नहीं देखने को मिलती है. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल. तो बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करेगा? इलेक्टोरल रोल के बारे में बात करेगा, डीलिमिटेशन के बारे में बात करेगा, एलोकेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट के बारे में बात करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेगा. लेकिन ये कौन बात कर रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बात कर रहा है, 1951 बात नहीं कर रहा है. किस चीज़ के बारे में? बैच स्टार्ट हो गए यूपीएससी और एसआई के लिए गुजरा था. मैं फिर कह रहा शाम को आऊँगा मैं.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात करता है आपके एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन जब कंडक्ट होगा उसके प्रोसेस के बारे में आपको 1951 में जिक्र देखने को मिलता है। एंड इट ऑल्सो डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, ठीक है। और पोल्स के बारे में बात करेगा, इलेक्शन ऑफेंस, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? देखो आपके होते हैं, एक तो जनरल इलेक्शंस होते हैं, आम चुनाव जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। फिर होते हैं आपके बाई इलेक्शंस, और फिर होते हैं आपके मिड टर्म इलेक्शन। तो क्या होता है ये? तो बेसिकली जनरल इलेक्शन आम चुनाव होते हैं जो कि हर 5 साल में होते हैं। सपोज़ आपने बीजेपी को चुना और बीजेपी को आपने 2019 में चुना, ठीक है, लास्ट इलेक्शन जो हुए थे। तो अब अगला इलेक्शन होगा 2024 में। तो 2024 में जो इलेक्शन होगा वो क्या होगा? वो जनरल इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शन क्या होगा? सपोज़ आपने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना 2019 में और 2024 तक उसका कार्यकाल है, लेकिन 2021 में उसकी डेथ हो जाती है। तो अब जो रिमेनिंग जो उसका टाइम पीरियड है, रिमेनिंग जो टेन्योर है, उसको पूरा करने के लिए क्या कंडक्ट किया जाएगा? बाई इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और बाई इलेक्शंस आपके सीटों में होते हैं, यानी इंडिविजुअल सीट्स में होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीट्स में होंगे। लेकिन जब हम मिड टर्म इलेक्शंस की बात करते हैं तो मिड टर्म इलेक्शंस वो होते हैं जब आपकी सरकार जो है, जिसे आपने 2019 में 2024 तक के लिए चुना था, अगर वो गिर जाती है, अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको पास नहीं कर पाती है, और उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, या प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं, तो उन पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी सरकार गिर जाएगी और फिर होंगे आपके मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है। तो बाई इलेक्शन का जिक्र आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 1951 में देखने को मिलेगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1950 में नहीं है रजिस्ट्रेशन, बल्कि कहाँ पर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। Next question, which among of the following events happened earliest? Number 1, Mahatma Gandhi launched weekly newspaper named Indian Opinion. Number 2, Satyagraha against the Rowlatt Act was launched. Then the Indian, this is Indian, INDIAN, Indian National Congress was split into moderates and extremists at Surat. And the last option is the All India Muslim League was formed. तो आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले क्या हुआ था, राइट? थिंक अबाउट इट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको आप सोचें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेंशन करें। लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी लॉन्च्ड वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड इंडियन ओपिनियन। सो इंडियन ओपिनियन वाज अ न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश्ड बाय मोहनदास गांधी। कब? 1903 में किया गया था, राइट। कहाँ पर किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। क्यों? क्योंकि ये आपके गांधी जी इस वक्त 1903 में साउथ अफ्रीका में है। इंडिया कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका में इनका मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, और 1903 में ये प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। इंडियन ओपिनियन किसने जो है पब्लिश किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पर किया था? अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1903 में किया था। तो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट tool for the political movement led by the Gandhi and fight the racial discrimination, very important, against the Indian community at South Africa. This is the keyword, ठीक है। और इसको भारत में भी लॉन्च किया गया था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो था 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। क्यों किया गया था? क्योंकि आपको याद होगा एक एक्ट बना था 1919 में जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, और जिसे एक ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या था इसमें? इसमें ये था कि ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन को गिरफ्तार कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और वो जो इंडियन होगा उसके पास अधिकार नहीं होगा किसी भी तरह का प्ली करने का, किसी भी तरह का पिटिशन करने का, राइट। किसी भी तरह की सुनवाई उसकी नहीं होगी, और उसे 2 साल के लिए जेल में जा सकता है। तो इसके लिए था आपका रॉलेट एक्ट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट वाज हेल्ड इन 1907। कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। तो इसी को हम फेमसली, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूरत स्प्लिट। तो कांग्रेस जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट में और आपके एक्सट्रीमिस्ट में। उसके बाद है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906। 1906 में बनती है आपकी क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कौन बनाता है? आगा खान। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, दैट मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड बाय आगा खान। Let us move to the next question, and the next question is, which of the following can be included in the alternative investment fund?
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इनमें से क्या क्या आएगा? पहला ऑप्शन है वेंचर कैपिटल फंड, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, थर्ड इज म्यूचुअल फंड. So you have to select the correct answer. Number 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, all of the above. Press the pause button, think about it and write your answer in the comment box. देखते हैं क्या है सही आंसर, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी का मतलब है 1 and 2. तो आपके जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होंगे उसमें आएगा आपका वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्या नहीं आएगा? म्यूचुअल फंड नहीं आएगा. सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली होते क्या हैं? सो दीज आर डिफाइंड इन सेबी रेगुलेशन 2012. इट रेफर टू एनी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट. तो पहला कीवर्ड है इसमें प्राइवेटली, दूसरा है पूल्ड, तीसरा है इन्वेस्टमेंट. तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट बॉडीज़ जो हैं वो पूल करेंगे. क्या पूल करेंगी? इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर्ड बाय एनी रेगुलेशन ऑफ सेबी. तो सेबी जो है उसके किसी रेगुलेशन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कवर्ड नहीं है तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट दिया गया है और उसी को हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी कह रहे हैं, राइट. एंड नॉट कमिंग अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ एनी अदर सेक्टोरल रेगुलेटर्स लाइक इंडिया लाइक IRDA, PFRDA या फिर RBI. तो बेसिकली आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये किसी भी सेबी की रेगुलेशन में नहीं आता हो. पहला तो ये है, राइट. ये आपके IRDA के अंडर नहीं आएगा, ठीक है. ये आपके इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, इसके अंडर नहीं आएगा. उसके बाद आपका PFRDA के अंडर नहीं आएगा और RBI के अंडर नहीं आएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है. द डेफिनेशन इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड. तो इसमें वेंचर कैपिटल फंड आता है, राइट. हैज़ फंड प्राइवेटली इक्विटी फंड, कम्युनिटी फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सेप्टर. वाई इट एक्सक्लूड, क्या नहीं आता इसमें? म्यूचुअल फंड नहीं आता. कि म्यूचुअल फंड किस में आता है? म्यूचुअल फंड आता है आपका सेबी में आता है, राइट. और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, फैमिली ट्रस्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑफ इंडियन परचेज स्कीम एक्सेट्रा. तो AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है. पहला तो ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है और यहाँ पर उन इन्वेस्टमेंट को पूल किया जाएगा जो कि सेबी के अंडर नहीं आती हैं, IRDA के अंदर नहीं आती हैं, PFRDA के अंदर नहीं आती हैं और RBI के अंडर नहीं आती हैं. देखते हैं अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट आइडेंटिफाइड ऑन द पशुपति सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जानवर हैं जो कि पशुपति सील में, या कौन सा जानवर है जो कि पशुपति सील में जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती है उसमें अंकित नहीं है, उसमें मेंशन नहीं है. तो सोचिए इसके बारे में. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इसका मतलब है कि पशुपति शील में आपको लॉयन देखने को नहीं मिलता, आपको एलिमेंट देखने को मिलता है, बफेलो देखने को मिलता है और देखने को मिलता है राइनोसेरोस. तो पशुपति सील विद बफेलो, तो क्या क्या देखने को मिलता है? बफेलो देखने को मिलता है. एंड फिगर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली आइडेंटिफाइड एज शिवा. तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये पर्टिकुलर इमेज आपको दिखाई दे रही है, तो माना जाता है कि ये शिवा की इमेज है, ठीक है. ये आप देखो हॉर्न है इनके एंड एक यौगिक मुद्रा में बैठे हैं ये. तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये शिवा है, लेकिन यूनिवर्सल एक एक्सेप्टेंस इसमें डेवलप हो चुकी है और लोग इसे पशुपति नाम से जानते हैं, राइट. ऑफ एनिमल इज़ बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली कॉन्टेक्चुअल हड़प्पन सील. तो इसको हड़प्पन सील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ढूंढा गया था. वेयर आर सम आइडेंटिफाइड एज फीमेल डीटी एंड एलिफेंट. टाइगर आर डिसअपॉइंटेड ऑन द राइट साइड, नॉट डिसअपॉइंटेड, ठीक है. ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. तो ये हो गया टाइगर, ये हो गया आपका जो है डियर, ठीक है, बुल बेसिकली, सॉरी. और ये आपका राइनोसेरोस और ये आपका एलिफेंट. तो आपको क्या देखने को नहीं मिल रहा है? आपको लॉयन देखने को नहीं मिल रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको UPSC में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी पावर्स एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पहला, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी. सेकेंड, grant pardon to a person sentenced to death by the Supreme Court. Third, declaration of national emergency. तो आपको बताना ये है कि इनमें से प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है. आसान क्वेश्चन है, सोचें इसके बारे में और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ए ऑप्शन. इसका मतलब केवल और केवल पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है और तीसरी भी गलत है. स्टेटमेंट 1 की बात करें तो वो सही क्यों है? बिकॉज प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ही हैज़ सम सिचुएशन एंड डिस्क्रिशन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन. कैसे? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी. तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी? प्रेसिडेंट की. जब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होगा तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. कैसे अपॉइंट करेगा? अपनी डिस्क्रिशन पर अपॉइंट करेगा. यानी ये उसके पास पावर है कि वो किसे इनवाइट करना चाहता है सरकार बनाने के लिए, ठीक है. ये तब है जब किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है. अगर मेजोरिटी है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट उसे इनवाइट करेगा जिसके पास मेजोरिटी होगी, राइट.
when no party has a clear majority in the Lok Sabha, or when the prime minister in the office dies suddenly, अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है and there is no successor, ठीक है, और उसके बाद कोई भी सक्सेसर आपको देखने को नहीं मिलता है, एंड इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो बेसिकली हुआ क्या, आपके प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या दोबारा से इलेक्शन होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर अभी भी बहुमत है, मान लेते हैं अभी भी उनके पास 325 सीटें हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना सदन का नेता चुनेंगे और ये जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के सामने जो है लेटर सबमिट करेंगे जिसमें इन सब के सिग्नेचर होंगे, और प्रेसिडेंट फिर इनको इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद सदन के फ्लोर में यानी फ्लोर ऑफ द हाउस में ये लोग अपना बहुमत पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाएंगे, और फिर आपका नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, और यहाँ पर जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो टूट जाते हैं और मेजोरिटी लूज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो किसे सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करे, और अगर वो किसी को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करता है और उसके पास मेजोरिटी है तब तो ठीक है, तब तो सरकार बन जाएगी, नया प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है तो फिर होते हैं आपके फ्रेश इलेक्शन, ठीक है। So this is important. The Supreme Court has said that the pardoning power of the President is to be exercised on the advice of the Union Cabinet. तो हमने डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बात करी थी, तो डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी भी जो होती है कैबिनेट की एडवाइस पर होती है। कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 352 में। तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार देखने को मिलता है और वो है आपका 352 में। तो प्रेसिडेंट जो नेशनल इमरजेंसी लगाता है वो लगाता है कैबिनेट की सलाह पर। तो क्या ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन सेंटेंस टू डेथ, नहीं, ये किसकी सलाह पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे करता है, तो ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी, लेकिन ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है। Next question, with reference to infrastructure investment fund, that is InvIT, consider the following statement. Number 1, it is a mutual fund institution that enables investment in infrastructure sector. Number 2, it is registered with Real Estate Regulatory Authority. You have to identify the correct statement regarding InvIT, Infrastructure Investment Trust. Let us see what is the right answer, and the right answer is option number A. इसका मतलब ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर द म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? ये म्यूचुअल, देखो यार म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। दो चीज़ें हैं, शेयर, इसको इस तरीके से समझते हैं, आपका शेयर मार्केट और है आपका म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आप जो हैं इन्वेस्टर हैं और आपके पास मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और एक एक्स का कंपनी है, वाई कंपनी है और जेड कंपनी है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ने अपने नॉलेज के बेसिस पर, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने 1 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए। तो सपोज़ उसने जो है मान लेते हैं 50 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हैं, 25 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हैं और 25 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हैं। लेकिन अब जो इन्वेस्टर है उसको बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे मार्केट के फ्लो को मॉनिटर करना पड़ रहा है, ये देखते हुए कि जो ये कंपनी है इसके शेयर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, इस कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी जो होता है वो ज़्यादा होता है। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, जहाँ जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दिस इज़ द रूल, ये बिल्कुल रूल होता है। रिस्क ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, रिस्क कम तो प्रॉफिट भी कम, ठीक है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप जो है इतना टाइम और एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, और दूसरा आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपना पैसा देंगे एक म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो मान लेते हैं SBI म्यूचुअल फंड को आपने अपना पैसा दे दिया, तो SBI ने 1 करोड़ रुपए आपसे लिए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए उसने मान लेते हैं रामलाल से लिए, ठीक है। 50 लाख उसने श्यामलाल से लिए। तो अब ये क्या करेगा? ये पूल करेगा, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट को, रामलाल की इन्वेस्टमेंट को, श्यामलाल की इन्वेस्टमेंट को पूल करेगा और वहाँ पे फिर लगभग ये मान लेते हैं कि 5 करोड़ रुपए इसके पास आ गए। अब ये क्या करेगा? ये इन्वेस्ट करेगा मार्केट में। तो ये आपका पैसा पूल करने के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये A कंपनी में करेगा, B में करेगा, C में करेगा, D में करेगा, E F G H में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इन
आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपैरेटिवली सेफ़ होता है। पहला तो ये क्योंकि इनका काम ही है, तो अपना टाइम एंड एनर्जी दोनों ये मार्केट एनालिसिस में लगाते हैं। दूसरा, इनके पास प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कुछ परसेंटेज ए में किया, कुछ बी में किया, कुछ सी में किया। अब मान लेते हैं कि ए आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ठीक है, बी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या फिर कोरोना जैसी कंडीशन की वजह से अचानक से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन हो जाती है। तो अगर आप प्राइवेटली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने अपना 1 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल में लगाया, तो अचानक से ऑटोमोबाइल अगर डूबा तो आपको पूरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर आपका पैसा डूबा तो कुछ पैसा आपका डूबेगा, लेकिन कुछ पैसा हो सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में बूम आ जाए तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो रिस्क जो ज़्यादा होता है वो शेयर मार्केट में होता है, और प्रॉफिट भी शेयर मार्केट में ज़्यादा होता है, और लॉस भी शेयर मार्केट में ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क कम होता है, प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होता है, और लॉस भी कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो जो सेफ़ प्लेयर्स हैं, जो सेफ़ इन्वेस्टर्स हैं, वो म्यूचुअल फंड के साथ जाते हैं, और जो मार्केट में रिस्क लेना जानते हैं, जो बुल इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके शेयर मार्केट के साथ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, दे असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। नंबर 2, dust particles are generally concentrated in the lower layers of the atmosphere. 3, the concentration of dust particles in the polar region is much higher than subtropical region. Which among of the following statement is or are true? पहला है 1 and 2 only, दूसरा है 1 only, तीसरा है 2 and 3 only, and the last option is 1 and 3 only. Press the pause button, mention your answer in the comment box. Saurabh? आई होप आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। लेट अस सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो दे डेफिनेटली दे असिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। डस्ट पार्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्लाउड के फॉर्मेशन में। सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स। ऑब्वियसली यार, जो आपका ये एटमॉस्फेयर है, मान लेते हैं आपका लिथोस्फेयर है, और ये आपका यहाँ तक आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, अलग अलग लेयर्स हैं आपकी बेसिकली, ठीक है, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो होता क्या है कि आपका डस्ट पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये आपके कहाँ तक सस्टेन करेंगे? ये लोअर जो आपका एटमॉस्फेयर है केवल वहाँ तक सस्टेन करेंगे, राइट। ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको अगर नहीं भी पता तो भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द पोलर रीजन इज़ मच हायर देन सब ट्रॉपिकल रीजन। और वो ये कह रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन है पोलर रीजन में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सब ट्रॉपिकल पार्टिकल्स। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो सोचने वाला पॉइंट बनता है आपका, ठीक। एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स which may originate from different dust and salt particles at a hydroscopic nuclear around which water vapor condenses to produce clouds, and statement 1 is correct, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक। ओके, सो कन्वेंशनल एयर करंट ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट्स, द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल रीजन। यार देखो सिंपल सी बात है, आपका जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, उनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको पोलर रीजन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री होता है, या फिर आपको जो है टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका टेम्परेचर काफ़ी रीजनेबल होता है, लाइक आपका 10 डिग्री 12 डिग्री, राइट। काफ़ी कूल एंड काम रीजन होता है, जिसे आप टेम्परेट रीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जो आपको डस्ट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है इस तरीके से, अगर हम बात करें तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी दूर दूर है, लेकिन बहुत क्लोज कॉन्सेंट्रेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द NIPUN भारत। It aims to provide every children of class 3rd grade with a foundational literacy in reading and numeracy till 2025. Second है, it is directly funded through the Department of Education. So you have to identify the very important incorrect statement. आपको incorrect statement आइडेंटिफाई करनी है, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। सोचें इसके बारे में और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। लेट अस सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। इसका मतलब आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं? वो आपकी गलत हैं, ठीक। देखते हैं क्या है ये।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये क्या है आपका NIPUN भारत। ठीक, कब लॉन्च हुआ था? 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। द मिशन एम्स टू एंश्योर दैट every class 3 child has foundational literacy and numeracy within 5 years। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको फाउंडेशनल यानी बहुत बेसिक आपको लिटरेसी और बहुत बेसिक न्यूमरेसी आपको आ जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बहुत बेसिक आपको ये आ जाना चाहिए। कहाँ तक? क्लास 3 के स्टूडेंट को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करें तो इट हैज़ इंक्लूडेड 2025 डेडलाइन टू अचीव द गोल। तो इसमें डेडलाइन क्या है? इसका डेडलाइन है 2025। तो ये सेटअप कब हुआ? 2021 में, और अचीव कब करना है? 2025 में। द सेंटर हैज़ पुश्ड बैक द टारगेट डेट टू 2026-27। लेकिन हुआ क्या कि आपके कोविड-19 की वजह से जो 2025 का जो डेडलाइन था, जो टारगेट था, उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपका ये टारगेट कितना है? 2026-27। ठीक, इसके पीछे कारण क्या है? कोविड-19। द लॉन्च ऑफ NIPUN, जिसे निपुण भारत के नाम से भी जाना जाता है, इट मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अमंग अ सीरीज ऑफ मेजर टेकन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यार देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, या तो मेंस में आएगा या तो प्री में आएगा। ठीक है, और आप अगर अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। सो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। अभी आपके न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई है भी कि नहीं, अगर हैं तो कौन। ठीक है, तो आप एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेना, सब बोल वचन इसमें लिखा है जो मेंस के पर्पज़ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Let us see the next question. Consider which among of the following are the features of the Right to Education Act of 2010। तो आपको शिक्षा का जो अधिकार है 2010 का, उसके बारे में आपको बताना है क्या सही है इसमें से। पहला, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन। दूसरा, देयर विल बी नो स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट सेलेक्टेड थ्रू RTE। देन यू हैव इट इंट्रोड्यूस द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फोर्थ ऑप्शन है इट मैंडेट्स 25% कोटा in the unaided and non-minority private school। So press the pause button, think about it. It is a very simple question। कई बार हम इसे कर चुके हैं। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। व्हाट इज़ द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसलिए भी हो जाता है सीधे के सीधे एलिमिनेशन मेथड से आप इसे कर सकते थे, बिकॉज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे ही आपका पहला स्टेटमेंट कैंसिल होता है, वैसे ही आपका ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर है 2 3 4। ठीक है, बहुत बार हम ये कर चुके हैं। इसको आप पॉज करें, इसको आप पढ़ें और समझें इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया स्टेट। नंबर 1, विद द पैसेज ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हरियाणा was separated from Punjab and made 17th simultaneously some territory was also separated and Himachal Pradesh was made a union territory। Second statement, the Punjab Reorganization Act was formed on the basis of recommendation of साहा कमीशन। तो आपको बताना है कि क्या पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है साहा कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी पॉलिटी की बुक से, लक्ष्मीकांत 6th एडिशन की बुक से। तो अगर फैक्चुअल है थोड़ा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं UPSC में, तो इसको थोड़ा हम टफ वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा है ये क्वेश्चन। बट स्टिल यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अटेम्प्ट करो इसे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। लेट अस सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज़ बी ऑप्शन। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों, देखते हैं। With the passage of the Punjab Reorganization Act of 1966, Haryana was separated from Punjab in 1966 to become the 17th state, and the erstwhile state of East Punjab was now divided into 2 states। तो जो ईस्ट पंजाब था उसे 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया जाता है, हरियाणा और पंजाब में। इसके अलावा देयर वाज सम टेरिटरी जिसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अलग से यूनियन टेरिटरी नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश में उसको अटैच कर देते हैं, जो कि पहले क्या था, जो अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, and the city of Chandigarh became a union territory to serve as the provisional capital of both the पंजाब और हरियाणा। तो चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ वो पंजाब की भी कैपिटल है और वो हरियाणा की भी कैपिटल है, इसलिए चंडीगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द एल्बेडो इफेक्ट इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन द आर्कटिक रीजन इन विच द आइस रिफ्लेक्ट बैक टू द हीट इनटू स्पेस। बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एल्बेडो इफेक्ट। सेकंड,
द इन्यूट आर द इंडिजिनियस पॉपुलेशन ऑफ द आर्कटिक रीजन। सो ये फैक्चुअल है, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता। सो लेट अस सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही हैं। अबाउट आर्कटिक, आर्कटिक इज़ अ पोलर रीजन, सबको पता है, लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये भी सबको पता है। क्या होता है आर्कटिक में? इट कंसिस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एडजेसेंट सीज एंड द पार्ट ऑफ अलास्का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अलास्का पहले किसके पास था? अलास्का पहले रशिया के पास था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1858 या फिर 1868, इन दोनों में से किसी एक डेट को रशिया ने अलास्का को बेच दिया था। किसको बेच दिया था? यूनाइटेड नेशन नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स को अलास्का को बेच दिया गया था। अपनी एटलस खोलें और एटलस में अलास्का को मार्क करें। इसके अलावा आप आर्कटिक में और क्या आता है? कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आर्कटिक जो है इट कंसिस्ट ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, और आपको ये कंट्रीज़ के नाम दिख देगा और आपको याद रखना है कनाडा भी आर्कटिक में आता है, फिनलैंड भी आता है, ग्रीनलैंड भी आता है, आइसलैंड भी आता है, नॉर्वे आता है, रशिया आता है और स्वीडन आता है। अमेरिका नहीं आता है, चाइना भी नहीं आता है, इंडिया भी नहीं आता है। लैंड विद इन द आर्कटिक रीजन हैज़ सीजनली वेरिंग स्नो एंड आइस कवर। 2013 से इंडिया हैज़ हैड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द आर्कटिक काउंसिल। जो आर्कटिक काउंसिल है उसमें इंडिया भी मेंबर है, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है, तो क्या है? ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। द टर्म इन्यूट रेफर्स टू ब्रॉडली टू द आर्कटिक इंडिजिनियस पॉपुलेशन ऑफ अलास्का, कैनेडा एंड ग्रीनलैंड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इन्यूट किसे बोला जाता है या इनिट किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अलास्का के लोगों को, ठीक है, कनाडा के लोगों को और ग्रीनलैंड के लोगों को। तो इन तीनों को मिलाकर ACG, इन तीनों को मिलाकर इनुट कहा जाता है या इनिट कहा जाता है। दिस इज़ एल्बेडो इफेक्ट, ठीक है। तो सूरज की जो रोशनी होती हैं वो टकराती हैं आपकी आइस से, पानी से, क्लाउड से, कुछ जो है वो ऑब्जर्व हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इसी को कहा जाता है आपका एल्बेडो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द हरित धरा? Number 1, it is a program launched to create awareness regarding the harmful impact of monoculture. Second, it is a feed supplement developed to cut down methane emission by cattle. Third, it is an initiative for promoting the milk production in India. Fourth, it is aimed at developing and conserving indigenous breeds of bovine population. So you have to mention the answer in the comment box and tell us what is हरित धरा। नाम से पता चल रहा है हरित धरा किस चीज़ से रिलेटेड है। Let us see what is the right answer, and the right answer is B. क्या है ये? It is a feed supplement developed to cut down methane emission by cattle. Very important. हरित धरा का क्या मतलब है? ये एक फीड सप्लीमेंट है, यानी चारे के साथ दिए जाने वाला सप्लीमेंट है। इससे क्या होगा? जो हमारी कैटल्स हैं, जब वो खाना खाती हैं उसके बाद गोबर करती हैं, तो उसमें से निकलता है क्या? उसमें से निकलता है मीथेन, जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट का नाम है हरित धरा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना इसको, फैक्चुअल है, समझाने का कुछ खास है नहीं इसमें, देख लेना इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द ब्लू हार्ट कैंपेन इज इंडियाज एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम। सेकेंड, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज अ लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशन टू प्रोहिबिट स्लेवरी। व्हाट इज द राइट आंसर? लेट अस सी द राइट आंसर। राइट आंसर इज, क्या होगा राइट आंसर? Press the pause button, think about it and write your answer in the comment box. सही आंसर है डी ऑप्शन। इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत है। नीदर 1 नॉर 2, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो क्या है सही आंसर? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करें, जो कि 1948 में साइन हुआ था, इट इज़ नॉट बाउंडिंग। क्या है ये? नॉन बाइंडिंग है ये। इट इज़ ए नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन दैट एस्टैब्लिश द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन टू लिव विद डिग्निटी एंड प्रोहिबिट स्लेवरी। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी स्टेटमेंट जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है। When we talk about Blue Heart campaign, so it is an international anti-trafficking program started by the UNODC. नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें what is UNODC। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा था कि ये इंडिया का एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है भाई, ये इंटरनेशनल एंटी ट्रैफिकिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to project bold consider the following statement. Number 1, it is launched by the Khadi and Village Industry Commission KVIC। तो क्या प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये KVIC ने लॉन्च किया है। दूसरा, इट सीक्स टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेज इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जोन्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है।
गेस करें, अगर आपने पढ़ा है तो आंसर अटैम्प्ट करें, नहीं पढ़ा तो भी अटैम्प्ट करें, थोड़ा लॉजिक लगाएं, थोड़ा गेस वर्क करें, थोड़ा तुक्का मारें एंड लेट अस सी व्हाट इज़ द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज़ पहला तो ये है कि KVIC जो है इट इज़ अ प्रोजेक्ट नेम्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। तो बोल्ड की फुल फॉर्म क्या है? बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। तो जाहिर सी बात है ये किसने लॉन्च किया है? KVIC ने किया है। इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन इंडिया, इट सीक्स टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेज इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP इज इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो अंडर FPTP द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड। कैसा होता है? B, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू FTP सिस्टम। क्या ऐसा है? दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लूरैलिटी सिस्टम। क्या ऐसा है? और नन ऑफ द अबव। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग FPTP। देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है B। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, मतलब इनकरेक्ट है, और बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको पता है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन की हम बात करें तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से काम करता है, ना कि FPTP से काम करता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें समझने का कुछ खास नहीं है। आप इसे पॉज कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज लक्ष्मीकांत में तो हम कई बार ये कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम कैनेडा। क्या हमने ऐसा किया है? क्या हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया है? क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। दूसरा, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमने ये जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Press the pause button, write your answer in the comment box. Let us see what is the right answer, and the right answer is option number A। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा था तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों? द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट आर बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यार वो सिंपल सी क्वेश्चन है, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल से होता है? 368 से होता है। कहाँ से लिया है भाई? हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ना कि कनाडा से लिया है। दूसरा, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको। पहला, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। क्या ऐसा होता है? दूसरा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक द अरेस्टेड पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तीसरा, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और अगला है आपका नन ऑफ द अबव। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप अपनी खिड़की से नीचे जंप मार सकते हैं, या फिर आप ट्रेन के आगे भी कूद सकते हैं, हम जहर भी पी सकते हैं। लेट अस सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब है नन ऑफ द अबव। तो सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अब आप बोलोगे सर ये बी ऑप्शन क्यों इसका सही आंसर है? ये तो आपका आर्टिकल 22 का पार्ट है। नहीं, आर्टिकल 21 का भी पार्ट है। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने को मिलता है ये कौन से वाले फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 21 में, क्योंकि भाई वो आपको दे रहा है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। डिग्निटी के साथ साथ आपके बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, लिबर्टी के साथ बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय द लॉ। ये तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। फिर लिबर्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आप फिर से पॉज कर लेना इसको और एक बार पढ़ लेना इसे। ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन हैं आर्टिकल 21 में। डिग्निटी के साथ जीवन जीना, गरिमा के साथ अगर आपको जीवन जीना है तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, लेट अस सी द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट फाइनेंस कमीशन। नंबर 1, द टर्म ऑफ द कमीशन इज फॉर 6 years. Number 2, it revives or it reviews the distribution of revenues between the state and local government. तो आपको बताना है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Let us see the right answer, and the right answer is option number B. ऑप्शन नंबर बी का मतलब है दूसरा ठीक है, पहला गलत है। ऐसा क्यों? तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल आफ्टर एवरी 5 years
कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो आपका जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है ये बना ही पंचायत के बाद था, यानी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पैसे की। किस चीज़ के लिए? पंचायत के लिए आपको पैसा चाहिए, म्यूनसिपैलिटी को पैसा चाहिए। तो पैसा किस आधार पर आप बांटोगे उसके लिए क्या बनाया जाता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। कौन बनाता है? गवर्नर बनाता है, हर 5 साल में बनाता है। जैसे आपका होता है आपका यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल में होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। कई बार पढ़ चुके हैं, 1000 बार पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आप लिखेंगे। तो यूनियन फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। 5 साल के लिए बनाएगा गवर्नर और 5 साल के लिए बनाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन द स्लाइड। जो आपको नहीं आता हो, लगभग आपको सब कुछ आता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, इट मीन्स दैट द राइट टू वोट स्टेट शुड बी गिवन टू ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, रिलीजन और सेक्स। उसके बाद है, ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा कैन गिव वोट इन द इलेक्शन ऑफ पंचायत। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है रिलेटेड टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नंबर 1, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 nor 2। क्या है सही आंसर? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जाहिर सी बात है गलत है। आर्टिकल 326 की बात करें तो क्या बोलता है? ये बोलता है दैट द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर होगा। पहले जो था आपका 21, उसको घटा के कर दिया गया 18। तो अगर आप 18 और उससे ऊपर हैं, 18+ हैं, तो आप वोट दे सकते हैं। पहले 21 हुआ करता था। तो कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। और ये भी आपको याद रखना है कि उसको डिस्क्रिमिनेट उसके साथ नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर वगैरह वगैरह, ठीक है। So that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age, he can or he or she can vote, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या था? ये बोलता था ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा कैन गिव वोट इन द इलेक्शन ऑफ पंचायत। नहीं भाई, ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा नहीं, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वहाँ के वही वोट कर सकते हैं पंचायत में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आपने अपने आंसर्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। So this is going to be very useful series, फटाफट series for your revision, especially for those people who are attempting 2021 का IAS वाला एग्ज़ाम। और ये यूज़फुल रहेगा उन लोगों के लिए भी जिन लोगों का CDS का एग्ज़ाम है या फिर UPSC का CAPF का एग्ज़ाम है। मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है। So on this note, I would like to take your leave. Thank you so much. God bless you.